हाँ तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लास 10th 2026 में जो भी बच्चे रुक जाना नहीं का एग्जाम देने वाले हैं और स्पेशली अगर उनकी सप्लीमेंट्री हिंदी में है तो मैं हिंदी के कुछ ऐसे शानदार क्वेश्चन बता देने वाला हूं जो कि 100% आपके एग्जाम में आना ही है। मैं बोल रहा हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपका पेपर हिंदी का 100% निकलना ही है, ये तय है। इसके अलावा मैंने साइंस, एसएसटी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और संस्कृत सभी की वीडियोस जो है रुक जाना नहीं के पेपर के लिए अलग से सेपरेट बना दी है। और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आपको हमारा जो पीडीएफ है हिंदी का और बाकी सभी सब्जेक्ट का 10th और 12th क्लास का मात्र 29 रुपए में आपको मिल जाएगा। आप जल्दी से हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और आप उस पीडीएफ को परचेज कर लीजिए, क्योंकि जो वीडियो में आपको कंटेंट अभी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सारा उसी पीडीएफ के अकॉर्डिंग में दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे दे रहा हूं आपको जो 100% आपके पेपर में आना ही है। ठीक है, चलिए अपन डायरेक्टली पहुंच जाते हैं हमारे मेन कंटेंट के ऊपर। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हिंदी के 2025-2026 के मेन रुक जाना नहीं के पेपर के लेवल की। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले नंबर पे तो मैं क्लियरली बता देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम के लिए तैयार कर लेना है, क्योंकि मैं आपको वही क्वेश्चन बताना चाहूंगा जो आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिल जाए। पीडीएफ खरीदना हो तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। पीडीएफ अगर आपको खरीदना है तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला आपको हिंदी का जब आप मेरा पीडीएफ ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको 10 नंबर का सीधा सीधा पोर्शन दिखाई देगा और ये 10 नंबर डायरेक्टली आपको मिलेगा काव्य बोध में से। मतलब अगर आप रस, अलंकार, छंद, काव्य पढ़ लेते हो तो आपका 10 नंबर का काम आसानी से हो जाएगा। अब मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहले लिखा है रस की परिभाषा देते हुए उसके भेद बताइए। ठीक है, तो रस की परिभाषा ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है और 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपको यहां से बन जाते हैं, है ना। जैसे पूछ सकता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए, तो आपको लिखना पड़ेगा रति होता है, प्रेम होता है ना। उसके बाद आपसे भयानक रस का पूछ लेगा तो भय लिखेंगे, है ना। रौद्र रस का पूछ लेगा तो क्रोध लिखना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से अगर वो पूछ लेता है स्थायी भाव तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोग श्रृंगार रस की परिभाषा अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा। श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और उसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो प्यारे बच्चों एक और रस आप कर लीजिएगा, शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित कीजिए। ठीक है, ये सबसे ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बन सकते हैं। और अगर कोई ज्यादा भी कर सकता है तो एक और क्वेश्चन कर सकते हो, हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो पेपर में पूरी तरह से बनने लायक है, 100% बनने लायक है। इसके बाद डायरेक्टली पहुंच जाइएगा अलंकार वाले पोर्शन पे। अलंकार की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों आपको अनुयोक्ति अलंकार, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार और उसके बाद में अतिशयोक्ति अलंकार, इन तीनों को बढ़िया तरीके से कर लेना है। ठीक है, और सबसे ज्यादा लेवल की बात करूं तो अतिशयोक्ति अलंकार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, तो ये आपको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हम डायरेक्टली पहुंच जाते हैं प्यारे बच्चों छंद में से। छंद वाला कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है तो प्यारे बच्चों दोहा छंद की परिभाषा और चौपाई छंद की परिभाषा, ये दोनों क्वेश्चन बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। दोहा छंद और चौपाई छंद। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा सर, आप इनके आंसर पढ़ के नहीं दिखा रहे हैं। बेटा मैंने ऑलरेडी लाइव क्लास पढ़ा रखी है, आप मेरे लाइव वाले सेक्शन में जाइए, वहां पे हिंदी की क्लास ढूंढिए, मैंने सारा पढ़ा रखा है, पहले ही पढ़ा रखा है, आपको कोई टेंशन ही नहीं होगी। साइंस का, एसएसटी का, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ्स का सब पढ़ा रखा है मैंने, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। काव्य की परिभाषा, प्रकार और उससे संबंधित प्रश्न की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों महाकाव्य की परिभाषा और खंड काव्य की परिभाषा और महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर अच्छी तरह से कर लो। अगर आप लोगों को ज्यादा याद नहीं हो पा रहा तो महाकाव्य और खंड काव्य में सिर्फ अंतर ही अंतर पढ़ लो। अगर आपने महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर भी याद कर लिए तो भी स्पेशली बोल रहा हूं आपसे, आपका काम हो जाएगा। सिर्फ अंतर पढ़ लो, है ना, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद हम डायरेक्टली पहुंच जाते हैं ऑब्जेक्टिव पे। तो प्यारे बच्चों ये जो ऑब्जेक्टिव आपको दिखाई दे रहा है ये आप मेरे पीडीएफ में से प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी दे रखे हैं। इसके बाद डायरेक्टली हम जाते हैं अगले पोर्शन पे जिसका नाम है आपकी किताब क्षितिज भाग 2। यहां से हम पढ़ेंगे पद्य खंड के बारे में जो कि 17 नंबर का है। यहाँ से 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के और 4-4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जो पेपर के लेवल का होगा। पहले अपन पद्य साहित्य के इतिहास को देख लेते हैं। यहां से क्वेश्चन कर लीजिएगा भारतेंदु युग के कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना, है ना, ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगर हो जाए तो भारतेंदु युग के काव्य की विशेषताएं आपको कंप्लीट कर लेना है। सारी चीजें छोड़ के डायरेक्ट आगे बढ़ जाओ। छायावादी युग के काव्य की विशेषताएं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छायावाद की विशेषताएं। ठीक है,
इसके आगे बढ़ोगे तो डायरेक्टली पहुंच जाइएगा छायावाद वगैरह सभी को आगे छोड़ते हुए प्रगतिवाद की विशेषताएं। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कंप्लीट कर लेना है, दो दो विशेषताएं याद करनी है। उसके बाद आप डायरेक्ट पहुंच जाइएगा नई कविता की विशेषताएं। ये क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ये आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन करने के बाद डायरेक्टली अपन पहुंच जाते हैं आगे के पोर्शन पे जो हमका एग्जाम ओरिएंटेड है और जो बहुत ज्यादा जरूरी है। हिंदी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम पद है, सूरदास जी ने लिखा है। इसका पैराग्राफ मत करो आप, इसको दो क्वेश्चन बता देता हूं जो पेपर में आ सकते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई? एक क्वेश्चन ये कर लीजिएगा, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई, एक क्वेश्चन ये कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये कर लीजिएगा कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, है ना। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई और गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। सेकंड चैप्टर मिलेगा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसका कौन कौन सा क्वेश्चन करना है? तो प्यारे बच्चों राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से कर लीजिएगा। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए क्या क्या तर्क दिए। और एक और क्वेश्चन, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद डायरेक्टली लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं लिखी, ये क्वेश्चन कर लेना है। अगला चैप्टर आपको मिलेगा आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद का। आगे इसके क्वेश्चन कौन कौन से करना है? तो प्यारे बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन कर लीजिएगा, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है ना। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, इसका क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगला चैप्टर मिलेगा आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, उत्साह और अट नहीं रही है। इसका पैराग्राफ पेपर में आ जाता है 4 नंबर में, संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष पूछ लेता है। तो ये पैराग्राफ पेपर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है संदर्भ प्रसंग के लेवल का, तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की। तो प्यारे बच्चों कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? 100% पेपर में आएगा ही आएगा। और एक और क्वेश्चन, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं अट रही है, एक क्वेश्चन ये कंप्लीट कर लीजिएगा। ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं जो पेपर में आपके बनेंगे, ठीक है। आगे वाले चैप्टर पे मैं जा रहा हूं प्यारे बच्चों। अगला चैप्टर है आपका यह दंतुरित मुस्कान और फसल। तो प्यारे बच्चों ये पैराग्राफ पेपर के लेवल का है, इसका संदर्भ प्रसंग अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। और एक और चैप्टर आपको मिलेगा फसल वाला, ये पैराग्राफ भी एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन ये करना है, कवि के अनुसार फसल क्या है। महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार फसल क्या है। और बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और एक और क्वेश्चन है फसल क्या है, ये क्वेश्चन। बाकी आपका काम आराम से हो जाएगा। अगला चैप्टर है आपका संगतकार, मंगलेश डबराल जी ने लिखा हुआ है, इसका पैराग्राफ छोड़ दो। बाकी इसका एक क्वेश्चन जो है मैं आपको बता देता हूं, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन करना है, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करता है, एक क्वेश्चन ये आपको कंप्लीट कर लेना है। यहां से आपका पोर्शन खत्म हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव यहीं से पढ़ सकते हो आप, सारे ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, आराम से आपका काम हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और अगर जीवन परिचय आपसे हो जाते हैं तो सिर्फ सूरदास और तुलसीदास जी का जीवन परिचय आप कर सकते हो, ओनली दो, एक सूरदास जी का और एक तुलसीदास जी का जीवन परिचय कर लोगे, आपका काम 100% बन जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव भी। आगे के पोर्शन पे मैं जा रहा हूं प्यारे बच्चों। अब आपका अगला पोर्शन है भाषा बोध। भाषा बोध पूरा टोटल 8 नंबर का है। मैं सिर्फ वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके पेपर में फंस सकता है, ठीक है। आप कर लीजिएगा माधुर्य गुण किसे कहते हैं, है ना, माधुर्य गुण कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद शब्द शक्ति वाला पैराग्राफ छोड़ दीजिए। इसके बाद में डायरेक्टली आप लोगों को मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों 2 या 3 नंबर का आपको पूछता है वाक्य परिवर्तन करने के लिए। तो वाक्य परिवर्तन अगर पेपर में आ जाता है तो बिल्कुल मन से अच्छी तरह से जुट जाइएगा, कर दीजिएगा, ठीक है। ये भी आप कंप्लीट कर पाओगे। फिर डायरेक्टली अपन, अच्छा ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो। इस पे आपको सारे रुक जाना नहीं से रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड सारे कंटेंट की अपडेट आपको यहां से मिलती रहेगी। आगे मैं बढ़ रहा हूं प्यारे बच्चों, आगे हम डायरेक्टली पहुंच जाते हैं लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर लिखिए, क्वेश्चन ये कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद डायरेक्टली
मैं बढ़ रहा हूं आगे, है ना। क्वेश्चन बनेगा आपका वाच्य की परिभाषा लिखी, ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे, वाच्य की परिभाषा। इसके बाद संधि और समास के कुछ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो वो आप अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन जो आपको पूरे 4 नंबर देके जाएगा, है ना, अच्छे से सुनिएगा। आपठित बोध आपको पेपर में आएगा, 4 नंबर का आता है पैराग्राफ। सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बता रहा हूं प्यारे बच्चों, सामाजिक जीवन के अंतर्विरोध, ये आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसके क्वेश्चन भी यही दिए हैं, आंसर भी यही आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपको कंप्लीट कर लेना है। अब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो मैं 100% बोल रहा हूं, आपसे गारंटेड बोल रहा हूं कि ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउड स्पीकर के प्रतिबंध लगाने का जो पत्र है वो आपको पेपर में पूरे पूरे चांसेस है, ये आपको कंप्लीट कर लेना है प्यारे बच्चों। इसके बाद में आगे की मैं बात करता हूं तो आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये इस टाइप का। आपको संवाद लेखन पूछा जाता है 3 नंबर का, ठीक है। संवाद लेखन, 2 व्यक्तियों के मध्य बातचीत करने का आपको कंटेंट पूछा जाता है, तो ये बहुत ही सरल है, आराम से आपका एग्जाम में इसको आराम से कर आओगे, आपको कहीं से कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम में और क्या चीज आपको देखने को मिल जाएगी वो भी बता देता हूं। 4 नंबरों का आपको पूछा जाएगा निबंध। निबंध बहुत सरल है, एक तो विज्ञान का चमत्कार कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना, विज्ञान का चमत्कार कंप्लीट कर लीजिएगा, और एक कर लीजिएगा पर्यावरण प्रदूषण। इसके अलावा आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। अब आप बात करते हैं आपकी दूसरी वाली किताब की, जिसका नाम है कृतिका। कृतिका किताब के अंदर पहला चैप्टर मिलेगा आपको माता का आंचल। इसका कौन सा क्वेश्चन करना है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लीजिएगा, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है आपको। उसके बाद आप साना साना हाथ जोड़ी चैप्टर को छोड़ो, इसको भी छोड़ दो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ जाता हूं, इसका ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से आप हमारे नोट्स में से कवर करके जाओगे तो सब कुछ आपको समझ में भी आ जाएगा, पढ़ भी लोगे आप। सेकंड वाला जो भाग है आपकी क्षितिज वाली किताब का गद्य, उसके बात करते हैं, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ लेना है। तो मैं आपको 2-3 अंतर बता रहा हूं, बिल्कुल रट दो। एक, कहानी और उपन्यास में अंतर करके चले जाओ, पक्का फंसना है पेपर में, कहानी उपन्यास में अंतर कर लो। उसके बाद नाटक और एकांकी में अंतर पक्का ही है पेपर में, इसको कंप्लीट कर लो। उसके बाद में प्यारे बच्चों रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर, सिर्फ 2-2, 3-3, ये कंप्लीट कर लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छी तरह से करोगे तो काम हो जाएगा। और एक जीवनी और आत्मकथा, अगर आपने ये चारों अंतर पढ़ लिए तो 2 क्वेश्चन आपके पक्के ही हैं पेपर में, आपको आराम से नंबर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी दिए हुए हैं। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर वाले चैप्टर देख लेते हैं अपन। नेताजी का चश्मा चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन करेंगे आप, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में डायरेक्टली सेकंड चैप्टर पे जा रहा हूं मैं, बाल गोविंद भगत। इसमें आप क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों, भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। फिर से रिपीट करूंगा, भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, यह क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है। लखनवी अंदाज वाले चैप्टर पे चले जाइएगा, यहां से भी एक क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे कि पिताजी मां पर हमेशा क्रोध क्यों करते थे, लखनवी अंदाज चैप्टर से करेंगे आप। एक कहानी यहां भी चैप्टर पे जाओगे तो यहां से भी एक क्वेश्चन करेंगे, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा है, ये वाला क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है। नौबत खाने में इबादत से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है और बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक आखिरी चैप्टर है आपका संस्कृति, यहां से आपका एक क्वेश्चन पेपर में आएगा कि लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं हो पाई है, ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और इसी से आपको एक संदर्भ प्रसंग पूछा जाता है, तो आप ये वाला संदर्भ प्रसंग जो मैं आपको बता रहा हूं ये कंप्लीट कर लीजिए। तो यहां तक मैंने आपको जो भी चीजें बताई है वो हिंदी के पेपर की बताई है। इसका पूरा कंटेंट, पेपर, रिवीजन, सारी चीजें मैं आपको एक बार बताता हूं, हिंदी के पेपर की सारी चीजें जो है मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा रखी हैं। आप जाओगे क्षितिज और कृतिका भाग वाले पोर्शन पे क्लिक करोगे, पूरे बोर्ड के सैंपल पेपर वगैरह सब मिल जाएंगे, पूरा कंप्लीट कंटेंट मैंने यहाँ पे दे रखा है। आपको इतनी सी दिक्कत नहीं आएगी, इतनी सी भी नहीं आएगी, तो आप इसकी भी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। और अगर पीडीएफ की जरूरत है तो आप हमारे ऑनलाइन पीडीएफ को भी परचेज कर सकते हो, मात्र 29 रुपए इसका कॉस्ट है। और जो जो मैं अभी आपको इतनी देर से बोल के सिखा रहा था, ये सारी चीजें आपको वहां पे अच्छी तरह से मिल जाएंगी। लाइव क्लास अटेंड जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।